गुड मॉर्निंग बच्चों। बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। चलिए, अब आप लोग जीओसी के प्रति इंटरेस्ट आप लोगों को आने लगा और इसी तरह इंटरेस्ट लेकर के और थोड़ा सा घर पर थोड़ा मेहनत करने का प्रयास कीजिए तो बहुत इजी हो जाएगा। ऑर्गेनिक आपके मुट्ठी में आ सकता है, बशर्ते थोड़ा सा आप प्रयास कीजिए। आपका प्रयास बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक भारी नहीं है। आप नाम लिखने को सिर्फ ऑर्गेनिक मत समझिए, बार बार बोल रहे हैं। ऑर्गेनिक का वो एक छोटा सा हिस्सा, एक छोटा सा, एक कोना सा हिस्सा है, ठीक है, 1/4 भी नहीं है। मुख्य पार्ट जीओसी है, उसके बाद ऑर्गेनिक का मैकेनिज्म है, उसका रिएक्शन है, ठीक है। इसलिए प्लीज आप एकदम बहुत अच्छे लाइन पर है, एकदम इस वे को पकड़े रहेंगे, एकदम मिस नहीं करना है, मेहनत करते चलना है, ठीक है। हम 1 मिनट का समय लेते हैं। थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम आ गया, सॉरी, डेली आ रहा है आजकल, इसके लिए बुरा नहीं मानेंगे। और हम सभी बच्चों से फिर रिक्वेस्ट करेंगे, जब बच्चा हमारे पास ऑफलाइन में मौजूद थे तो जो 11th मेरे पास नहीं पढ़े थे, तो आप जानते हैं कि हर साल मेरे पास जो है लगभग दुगुना बच्चा आता है। 11th के कंपेयर में 12th में दुगुना बच्चा हो जाता है। और मैक्सिमम जो बच्चा 11th नहीं पढ़ा रहता है मेरे पास, और वो बच्चा यदि 12th में आता है, तो उन बच्चों को हम बार बार आप लोगों के सामने में ही गाइड करते थे कि भाई आप यदि नहीं पढ़े 11th तो मेरे 11th बैच में जो ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें आप जुड़ जाइए और जो नोमेनक्लेचर वगैरह का पार्ट है उसको कर लीजिए, ताकि 12th इजी होगा। क्योंकि 12th में यदि वह सब चीज पढ़ा जाए तो यह सब कब पढ़ा जाएगा, बहुत समय लगेगा। इसलिए प्लीज आप पढ़ चुके हैं, आप जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, और तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चलिए बच्चों, अब क्लास की शुरुआत की जाए, क्योंकि प्लीज माइंड नहीं कीजिएगा, थोड़ा टेक्निकल कुछ परेशानी आ जाने से लेट हो जाता है, ठीक है। सेटिंग वगैरह करना होता है, ठीक है। आपको लगता होगा सर लेट कर देते, लेट नहीं करते, कुछ ना कुछ कारण हो जाता है। आइए अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का जबरदस्त टॉपिक क्या है बच्चों, पता है? आज का जो टॉपिक है वह है रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी आज का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोगों का क्वेश्चन उठेगा कि ये रिजोनेंस एनर्जी क्या है ना। तो देखिए, रिजोनेंस एनर्जी को जानने से पहले हम आपको एक बात याद दिलाएं कि जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, जब स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, तो उसी समय में स्टार्टिंग में ही हम पढ़ाए थे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 तरह का होता है, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आपके दिमाग में होना चाहिए। यदि आपके पास कॉपी है तो थोड़ा पलट कर देख लीजिए, हम बता भी दिए। इससे मात्र एक टॉपिक, 2 टॉपिक पीछे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में शुरू में ही इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताकर तब स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में बताया है। तो खैर उसका जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम एक बार याद दिलाए, फिर ऐसे हम रिपीट भी कर देंगे, हम अभी रिपीट भी कर देंगे। तो आइए जरा सा रिजोनेंस एनर्जी को जरा सा जानते हैं कि रिजोनेंस एनर्जी है क्या, ठीक है। रिजोनेंस एनर्जी है क्या, तब तक आप दिमाग में सोच भी लीजिए कि इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या, दिमाग में सेट कीजिए, और तब तक हम रिजोनेंस एनर्जी आपको बताते हैं। यानी दिमाग दोनों तरफ लाना है, ठीक है। चलिए, अरे राजा बाबू 12th के लिए कब लाइव कब आते हैं, प्लीज बोलिए। ये कौन सा क्लास है बाबू, ये 12th ही ना चल रहा है, ठीक है, ये 12th क्लास ही चल रहा है। राजा बाबू कहां थे इतना दिन से? चलिए, इधर उधर रहिएगा तो हम क्या कर सकते हैं। आइए, चलिए, अब समय नहीं है। देखो बच्चों, हम एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेने जा रहे हैं। देखोगे जरा सा गौर करोगे, ये ले लें हम, मान लो कि यह है, यहां पर से कुछ हटा होगा, मान लो यहां से H हटा, हाइड्रोजन आयन हटा, तो जब यहां हाइड्रोजन हटा तो यहां प्लस चार्ज आ जाएगा ना, यही चीज है। चलो, अब इसको जरा सा इसका रिजोनेंस स्ट्रक्चर बनाइए तो, और देखिए तो, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है। तो ये तो आप देख रहे हैं
थोड़ा सा हमको लगता है कि हम कहीं मिस कर रहे हैं यहाँ पर सॉरी बच्चों, एक सेकंड। ये होगा, ये COOH होता है ना ये, ठीक है। देखिए तो जरा सा, पाई सिग्मा पाई है ना, या चार्ज सिंगल चार्ज 1 2 3, तो ये बात तो आप जान रहे हैं। तो क्या होगा, आप सब बात एकदम आराम से बता सकते हैं कि ये क्या होगा। तो ये चार्ज यहां आएगा, ये खुलकर यहां जाएगा, बस। तो क्या हो गया देखो तो बच्चों, थोड़ा सा 2 मिनट देखना होगा, उसके बाद तब फिर पिकअप पकड़ा जाएगा। CH3 हो गया, C यहां सिंगल बॉन्ड, यहां पर ये चार्ज में जो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन वो यहां आया, सब बात बताया हुआ, अब इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहिए, है ना। ये डबल बॉन्ड O हो गया, और यहां पर क्या हो गया, पाई बॉन्ड खुला था, निगेटिव चार्ज हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो इसका यह एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार हुआ। तो अब ये दोनों जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, अब तीसरा तो कोई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तैयार नहीं हो सकता है। अब इसका हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर तैयार करें। नहीं, आप पढ़ चुके हैं कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में हाइब्रिड स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो इसी का एवरेज होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो आइए जरा सा हाइब्रिड स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। ये O है, ये O है, पहले समझिए। यहां कभी ये पाई बॉन्ड यहां हो रहा है, तो कभी पाई बॉन्ड यहां हो रहा है, इसलिए यहां पर हम लोग क्या किए, कोई पाई बॉन्ड नहीं, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन का ही ना डीलोकेलाइजेशन होता है। तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होगा तो इसे कर देते हैं, ये कि कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां था, कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां था, अब ये यहां आ गया पाई इलेक्ट्रॉन, ये डीलोकेलाइजेशन हुआ, ये दे दिए। अब क्या है कि निगेटिव चार्ज कभी यहां था कभी यहां था, तो दोनों पर ना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो पार्शियल रूप से, तो यहाँ डेल्टा माइनस, यहाँ भी डेल्टा माइनस, ये सब बात तो आपको पता है, ये सब बात पता है। इसको हम क्यों लिए, इसको बताना हम चाह रहे हैं, इसको हम लिए क्यों, इस बात को हम क्लियर करना चाह रहे हैं, ठीक है। आप देखिए ये दोनों क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये दोनों क्या है बच्चों, देखिएगा, वेरी गुड, एकदम ध्यान से आप लोग लगे हुए, शाबाश। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, ठीक है। ये दोनों जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसी का वो हाइब्रिड फॉर्म है। तो ये क्या, रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड। अब स्टार्ट जब किए थे रिजोनेंस, तो वहीं पर सब बात बताया, अब फिर से हम इतना बात बताने लगेंगे तब तो होगा नहीं, नहीं तो यह संभव नहीं है। अब आप लोगों को बताना है कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वो रिजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है। अब हमको थोड़ा सा आप जानकारी दीजिए कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में अधिक स्टेबल कौन होता है, जरा जल्दी से जानकारी दीजिए। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में अधिक अस्थायी कौन होता है, जल्दी से जानकारी दीजिए। दोनों में कौन अधिक स्टेबल होता है, कौन अधिक अस्थायी होता है, चलिए जरा जल्दी से जानकारी दीजिए। चलिए चलिए शिवम जी जरा जल्दी जानकारी दीजिए, जल्दी जल्दी जानकारी दीजिए। वाह, हाइब्रिड का, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, है ना। हाइब्रिड स्ट्रक्चर के ये हम लोग शुरू में ही पढ़े, थोड़ा सा आपके दिमाग में थोड़ा सा लाना पड़ा ताकि आप थोड़ा सा मैंने वार्म अप हो जाए। चलिए, तो आप ये जान रहे कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड का क्या होता है, मैंने स्टेबिलिटी अधिक होता है। खैर, अब चलिए जरा सा गौर कीजिए, अब जरा सा गौर कीजिएगा आप लोग, अब जरा सा गौर कीजिएगा। यदि आपसे पूछ दिया जाए रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में ऊर्जा का मान कम किसमें होगा। अब एक क्वेश्चन और जरा सा लास्ट, उसके बाद तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में एनर्जी का मान किसमें कम होगा, अधिक नहीं बोलिए, कम होगा। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में एनर्जी का मान, ऊर्जा का मान किसमें कम होगा, जरा जल्दी से जानकारी दीजिए। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रिजोनेंस हाइब्रिड में से एनर्जी का मान किसमें कम होगा, जल्दी से जवाब दीजिए, किसमें कम होगा, जल्दी से, जल्दी बच्चों, जल्दी, एनर्जी का मान किसमें कम होगा। वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, वाह।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। किसमें कम होगा? तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में कम होगा। क्यों होगा? तो आप एक बात तो जानते हैं। वेरी गुड, हो गया, हो गया, आप लोग अच्छे बच्चे बन गए। देखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी पाने का एक नियम है कि मिनिमम एनर्जी होगा वो मोर स्टेबल होगा। यदि एनर्जी का मान कम हो तो वो अधिक से अधिक स्टेबल होगा। नहीं, स्टेबिलिटी पाने के लिए आप पढ़े हुए केमिस्ट्री में, जब आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे 11th में, वहां पर भी हम बहुत अच्छा से समझाए थे। ठीक है, तो आप ये जानते हैं कि जब भी नेचर में यदि किसी चीज में एनर्जी का वैल्यू कम होगा तो उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी। खास करके केमिस्ट्री के फील्ड में तो ये जरूरी है भाई। तो ये बात आप पहले से भी जानते हैं। तो रिजोनेंस हाइब्रिड सबसे अधिक स्टेबल है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड सबसे अधिक स्टेबल है। इसका एनर्जी का मान इसकी तुलना में कम होगा। ठीक है, इसकी तुलना में, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड का मान कम होगा। कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो ये आप दिमाग में सेट कर लीजिए। ठीक है, हर बात लिखने का नहीं होता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव इस तरह से बना सकते हैं। नहीं तो बाद में होगा सर बताए नहीं थे आप और ऑब्जेक्टिव मिस हो जाएगा। तो इसलिए अब आइए जरा सा, तुरंत हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल लेकर के आपको हम संतुष्ट करना चाहते हैं। एकदम 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 वेरी गुड। चलिए, अब पहले यहां देखिए, अब यहां देख लीजिए जरा सा, तब रिजोनेंस एनर्जी बता ही देते हैं, तब एक एग्जाम्पल और लेंगे। ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। ठीक है, यह तो जान गए कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड अधिक स्टेबल होता है। जरा सा, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड अधिक स्टेबल होता है क्योंकि उसमें एनर्जी का मान कम होता है। ये तो जान गए। अब जरा सा गौर कीजिएगा आप प्लीज, जरा सा मेरे लिए, अब जरा सा गौर कीजिए आप लोग। एकदम एकदम ठीक है, ठीक है। चलिए बच्चों, जरा सा 1 मिनट के लिए आप लोग गौर कीजिए ना, बस हो जाएगा। देखिए क्या बोल रहे हैं हम। अब जरा सा गौर कीजिए, ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देखिए इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसको कहते थे याद है? जब हम स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा रहे थे, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो उसी समय बताए थे इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो उस समय यदि भूल गए तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं। क्लास शुरू करने से पहले बोले थे कि आप दिमाग में लाइए इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को। तो ये दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसे? देखिए, दोनों सेम स्टेबल है, दोनों की स्टेबिलिटी समान है। देखिए, दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कैसा है? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। देखिए, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आरएस लिख देते हैं। दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग, क्यों दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? क्योंकि दोनों की स्टेबिलिटी समान है। देखिए, दोनों की स्टेबिलिटी समान है। कैसे? स्टेबिलिटी का क्या नियम है? एकदम हर बात पढ़ाएं, पीछे से आगे जोड़ते चलेंगे। किसी भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के स्टेबिलिटी में कई बातों को ध्यान देते हैं। सबसे पहला बात क्या ध्यान देते हैं? बोलिए। सबसे पहले पाई बॉन्ड अधिक होना चाहिए। याद आ रहा है? पियोन, सबसे पहले पाई बॉन्ड अधिक होना चाहिए। तो इसमें भी एक ही पाई बॉन्ड है, इसमें भी पाई बॉन्ड है एक, यानी पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में समान है। चलिए, तो मैंने पाई बॉन्ड दोनों में समान है। चलिए, दूसरा क्या बोलते थे? बोलिए। दूसरा सोचिए, ऑक्टेट, नहीं, ऑक्टेट कंप्लीशन होना चाहिए। तो चलिए ऑक्टेट कंप्लीशन को देखते हैं। देखिए, यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ कार्बन है, कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड है, तो यहाँ भी कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड है। ऑक्टेट कंप्लीशन है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज रहता तब ना ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता, या कार्बन पर फ्री इलेक्ट्रॉन रहता तब ना ऑक्टेट कंप्लीशन नहीं होता। ये सब बात बताए, पीछे का बात दिमाग में लाना ना होगा। तो ऑक्टेट तो सबका पूरा है, सबका पूरा है। तो पहला पाई इलेक्ट्रॉन से भी नहीं पता चला। इस दोनों की बात बोला, हाइब्रिड की बात नहीं बोला। जरा हाइब्रिड को हम ढक दिए, ये दोनों। ठीक है, तो अब क्या है कि दोनों पाई इलेक्ट्रॉन समान है, दोनों में क्या है? तो दोनों में ऑक्टेट कंप्लीशन है। अब तीसरा स्थिति क्या लेते हैं? न्यूट्रल यदि होगा तो चार्ज स्ट्रक्चर की तुलना में न्यूट्रल का जो होता है स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। तो यहां तो इस पर भी चार्ज है, इस पर भी चार्ज है। तो ये दोनों, ये तीन में से कोई भी नियम नहीं लगा। तब उसके बाद क्या पढ़े थे कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट पर यदि निगेटिव चार्ज अधिक हो तो वह अधिक स्टेबल होगा, है ना? तो भाई मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, इस पर भी निगेटिव चार्ज है, तो दोनों तो समान स्टेबल है। कहां लागू हो रहा है? कोई भी बात लागू हो रहा है क्या? तो कोई भी 5 का 5 बात बताएं, कोई भी फैक्टर लागू नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? दोनों की स्टेबिलिटी समान है। इसका मतलब दोनों की स्टेबिलिटी समान, और जब दोनों की स्टेबिलिटी समान है तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि दोनों में एनर्जी समान होगा। जब दोनों की स्टेबिलिटी समान तो दोनों का एनर्जी समान होगा। दोनों की स्टेबिलिटी समान तो दोनों का एनर्जी समान होगा। चलिए, तो इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर यह है, और
जरा सा बच्चों, जरा सा एक मिनट। इसका मतलब है बोथ आर इक्वली स्टेबल, समान रूप से स्टेबल है। ठीक है, दोनों समान रूप से स्टेबल है। क्यों दोनों समान रूप से स्टेबल है? क्योंकि दोनों में एनर्जी का वैल्यू क्या होगा? समान होगा। वैल्यू ऑफ एनर्जी आर इक्वल, दोनों में एनर्जी का मान समान होगा क्योंकि दोनों समान रूप से स्टेबल है। अभी इसको अभी भूल जाइए, हम अभी रिजोनेंस एनर्जी पर ही जाने का काम करने जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिए। ये इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दोनों था। अब चलिए हम लोग जरा सा नन इक्विवेलेंट भी जरा सा जान ले, तब उसके बाद हम लोग गप करते हैं। ठीक है, 1 मिनट के लिए आपको स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे, स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे। अभी क्या स्क्रीनशॉट लीजिएगा, यहां पर डिफिनेशन लिखेंगे रिजोनेंस एनर्जी का, तब ना। अभी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बने रहिए मेरे साथ, तुरंत हो जाएगा। आइए चलो बच्चों देखो यहां, अब हम नेक्स्ट एक स्ट्रक्चर लेते हैं। एकदम पहले एकदम सब बात पकड़ लो, तब उसके बाद ही कुछ करना है। ठीक है, ये मान लो है, ठीक, नाइट्रोजन पर तो लोन पेयर रहता ही है। तो यह कोई कंपाउंड है, इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है या नहीं? एकदम कंजुगेशन हो रहा है, देख लीजिए। पाई सिंगल पाई, या बोलिए चार्ज सिंगल चार्ज, है ना, पाई सिग्मा पाई एक ही बात है। तो क्या होगा, यहां रिजोनेंस होगा। तो रिजोनेंस होगा तो क्या होगा, ये यहां ट्रांसफर होगा, और जैसे ये ट्रांसफर होगा तो ये यहां आ जाएगा। क्या भाई पढ़े हुए हैं सब? तो चलिए, तो जैसे ये बात हो गया तो अब क्या होगा बताओ। यहां तो CH2 ठीक है, ये पाई बॉन्ड खुला, ये NH2, ये पाई इलेक्ट्रॉन जब यहां आया तो यहां डबल बॉन्ड हो गया, और यहां का पाई इलेक्ट्रॉन खुला तो यहां क्या हो गया। लेकिन नाइट्रोजन चूंकि इलेक्ट्रॉन यहां दिया था, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। कोई तकलीफ? तो ये दोनों एक दूसरे का कौन क्या है? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इसका रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या है। अब जरा सा 2 मिनट के बाद गप करता, अब इसका रिजोनेंस हाइब्रिड भी बना ले, रिजोनेंस हाइब्रिड भी बना ले। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, या नहीं तो चलिए इसका रिजोनेंस हाइब्रिड यहां बना ले, लिखने में फिर दिक्कत हो जाएगा आपको। थोड़ा सा रुकिए, इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। ठीक है, यहां क्या हो गया, CH डबल बॉन्ड NH2, यहां प्लस चार्ज हो गया। अभी बता चुके थे, इसको थोड़ा छोटा किए। अब ये इसका रिजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। तो ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं, तो इसमें क्या करिएगा, बस वही सेम केस है। पाई बॉन्ड कभी यहां था तो कभी पाई बॉन्ड यहां आ जाता है, तो पाई बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं, हम लोग पाई बॉन्ड दिखाएंगे ही नहीं। तो यहां क्या ले लेंगे, CH2 CH NH2, यही ना। चलिए, अब क्या है कि यहां पर निगेटिव है तो यहां पर पॉजिटिव है, तो चार्ज तो आपको पॉजिटिव निगेटिव है, लेकिन पाई इलेक्ट्रॉन जो है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन, ये यहां था तो यहां आ रहा है। तो यानी क्या करेंगे, यहां से यहां तक ऐसे डॉटेड दिखाते थे। तो ये हो गया हाइब्रिड स्ट्रक्चर। यह भी बात आप जानते हैं कि ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो इसके तुलना में यह अधिक स्टेबल होगा। कौन? हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो होगा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, मेन बात यहां पर देखना है, ये दोनों जो है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो है, लेकिन कैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसकी जानकारी दीजिए आप लोग। ये दोनों कैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसकी जानकारी दीजिए। यदि इक्विवेलेंट है तो EQ लिख दीजिए, और नॉन इक्विवेलेंट है तो नॉन EQ लिख दीजिए या NEQ लिख दीजिए, जल्दी से जवाब दीजिए। यह दोनों उधर तो ये तो रिजोनेंस हाइब्रिड हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। ये दोनों में ये दोनों क्या हुआ बताइए जरा जल्दी से, इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ कि नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुआ, जल्दी से जानकारी दीजिए, जल्दी जल्दी। चलो, सिग्मा कहां चेंज हुआ है भाई, सिग्मा तो कहीं चेंज नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से बताइए। चलिए, नॉन इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट, चलिए दोनों तरह का वोट आ रहा है, दोनों तरह का वोट आ रहा है। नहीं, मैक्सिमम नॉन इक्विवेलेंट आ रहा है, शाबाश शाबाश, मैक्सिमम का नॉन इक्विवेलेंट आ रहा है। 2-4 बच्चा शुरू में बोला कि सर इक्विवेलेंट, लेकिन वो भी हड़बड़ करके जवाब दिया होगा, इसीलिए रियल में ये नॉन इक्विवेलेंट है। कैसे? दोनों की स्टेबिलिटी डिफरेंट है, देख लीजिए, दोनों की स्टेबिलिटी में अंतर है, आप देख लीजिए। देखिए तो बच्चों, ये दोनों कैसे नॉन इक्विवेलेंट है, ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट, ये सब लिखना नहीं है बार बार, अभी एक बार लिख देते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर RS लिख देते हैं।
दोनों की स्टेबिलिटी भिन्न कैसे है? पहला काम क्या करते हैं स्टेबिलिटी पता लगाने के लिए? पहले पियोन बोले हैं पाई, पहले पाई बॉन्ड पता लगाएंगे, है ना। चलिए, उसके बाद ऑक्टेट कंप्लीशन, उससे भी जब नहीं होगा तब न्यूट्रल देखेंगे कि न्यूट्रल कौन है। चलिए, तो पाई इसमें भी एक है, इसमें भी पाई एक है। चलिए, तो पाई बॉन्ड दोनों में समान है। अब उसके बाद क्या देखिएगा? ऑक्टेट कंप्लीशन। तो ऑक्टेट कंप्लीशन तो सबका, क्योंकि कहीं भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन पर तो पॉजिटिव नहीं, क्या हो जाएगा? तो ऑक्टेट है ही। ये सब बात बताया गया है भाई। अब उसके बाद तब हम लोग देखेंगे जो न्यूट्रल होगा वो अधिक स्टेबल होगा। तो आप ही बताइए ना, यहां पर चार्ज है और यहां पर चार्ज नहीं है, इसका मतलब यह न्यूट्रल है तो यह अधिक स्टेबल होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2। यदि इसको स्ट्रक्चर 1 मान ले हम लोग, यदि इसको स्ट्रक्चर 1 मान ले, इसको स्ट्रक्चर 2 मान ले, तो क्या हो गया? स्टेबिलिटी कैसे आया, क्यों आया ये भी समझ गया। स्टेबिलिटी क्या हुआ? स्ट्रक्चर 1 इज मोर स्टेबल देन स्ट्रक्चर 2, क्योंकि ये न्यूट्रल हो गया तो इसलिए यह अधिक स्टेबल होगा। कोई तकलीफ नहीं। तो इस आधार पर यह क्या हुआ? नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। अब एक मिनट जरा सा हमको बता दीजिए, बस लास्ट। अब इस दोनों में स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में से किसमें एनर्जी का मान कम होगा? स्ट्रक्चर 1 और स्ट्रक्चर 2 में से क्या दोनों में एनर्जी का मान समान होगा? इसको नहीं देखना है। क्या दोनों में एनर्जी का मान समान होगा? स्ट्रक्चर 1 में एनर्जी का मान कम होगा, स्ट्रक्चर 2 में एनर्जी का मान कम होगा। कम का जवाब देना है। या तो बोलिए दोनों में समान होगा, दोनों में एनर्जी का मान समान होगा, नहीं तो आप बोलिए 1 में एनर्जी का मान कम होगा, या बोलिए 2 में एनर्जी का मान कम होगा। आप हमको जरा जल्दी से जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है? क्या आपको लगता है? वाह, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, आंसर रेडी है। वाह, वेरी गुड, ये अच्छे बच्चे का पहचान है। वाह वाह। तो जो रेगुलर क्लास कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ना, लेकिन जो नहीं भी कर रहे हैं यदि बने रहेंगे, 1-2 दिन करेंगे तो फिर इंटरेस्ट जग जाएगा। ठीक है, जीओसी को इंटरेस्ट लेके पढ़ने का चीज है। यदि पढ़िएगा डेली का डेली तो आपको बहुत मजा आने लगेगा, तब फिर देखिएगा कि ऑर्गेनिक पढ़ने में कितना आनंद आता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता है बाबू, तब तो ऑर्गेनिक रिएक्शन लिख देंगे। ठीक है, कुछ वो होगा बस कहेंगे कि ऑक्सीजन यहां पर से ऐसा हो जाता है, तो हो जाता है, क्यों हो जाता है, तो आप उस समय पूछिएगा तो हम कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। और यदि वो जवाब ढूंढना है तो आप यदि ये पढ़े रहेंगे तो आप तुरंत जवाब दे देंगे। उस समय यदि कोई दूसरा बच्चा बोलेगा भी क्यों हो जाता है, तो हम हल्का बोल सकते हैं कि देखो ऐसे ऐसे बताए थे, उसको समझ में, लेकिन आपको तो तुरंत दिमाग में आ जाएगा, है ना। क्योंकि आज का समय पढ़ने का समय कम रह गया, अच्छा बच्चा कम रह गया, और आज के समय में अच्छा बच्चा जो थोड़ा सा मेहनत करेगा बाजी मार जाएगा। आप इसलिए अपना ये कंटिन्यूटी को बरकरार रखिए। ठीक है, जहां जहां जैसे पढ़ते हैं एकदम पढ़ते रहिए और कंटिन्यूटी बनाए रखिएगा तो आप सफल हो जाइएगा। यह समय, इस समय ये लॉकडाउन पीरियड को जो नॉर्मल वे में लेकर के चला है, जो भी इंसान लॉकडाउन खुलेगा जब ऑफलाइन तब फिर पढ़ेंगे, यह बोल करके जो भी चला, अभी तत्काल यूट्यूब पर इंटरटेन करते हैं, कहीं भी कुछ लिख दिया, यस सर, नो सर, आप बहुत स्मार्ट हैं सर, है ना। तो यह सब जो करता है तो समझ लीजिए कि वो सिर्फ यूट्यूबर बन करके रह गया, तो वो बाद में उसको दिक्कत हो जाएगी। आप यदि कहीं भी यस सर नो सर करें तो उनकी बात को भी सुनिए, आपको ज्यादा फायदा देगा, आपको फायदा देगा, है ना। प्लीज आप अभी का समय जो घर बैठे है उसको यूटिलाइज कीजिए, आप यूज कीजिए, आप आगे बढ़ पाइएगा। चलो बच्चों आइए तो देखते हैं। तो यह बात क्लियर हो गया कि स्ट्रक्चर 1 का एनर्जी का मान कम होगा क्योंकि यह अधिक स्टेबल है, तो जो अधिक स्टेबल होगा उसका एनर्जी का मान कम होगा, जो अधिक स्टेबल होगा उसका एनर्जी का मान कम होगा। तो खैर, तो यहां पर ये दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इसका यह अधिक स्टेबल है, यह अधिक स्टेबल है और इसका एनर्जी का मान कम होगा। लेकिन इस दोनों के तुलना में रिजोनेंस हाइब्रिड का तो और अधिक स्टेबल है, तो उसका एनर्जी का मान तो सबसे कम होना है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, आज का टॉपिक क्या है उस पर चलते हैं। अब आज के टॉपिक पर चलेंगे, आज के टॉपिक पर चलते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज रिजोनेंस एनर्जी। रिजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं, रिजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं, यही ना है। देखो भाई, यह क्या है, रिजोनेंस हाइब्रिड, ये क्या है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहां पर थोड़ा दिक्कत आपको क्या होगा कि यदि पूछ दिया जाए इस दोनों में कौन अधिक स्टेबल है, तो दोनों तो समान स्टेबल है। लेकिन यदि यहां बोल दिया जाए तो सर इसमें से ये कम स्टेबल है या अधिक स्टेबल है। तो अब सुनिए, यहां रिजोनेंस हाइब्रिड RH लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए,
रिजोनेंस हाइब्रिड का कुछ एनर्जी होगा कि नहीं? ठीक है, ये स्टेबल है तो एनर्जी का मान कम होगा, लेकिन होगा ना। तो रिजोनेंस हाइब्रिड का जो एनर्जी होगा और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अनेक होगा, उसमें से जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका एनर्जी लेना है। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो कई हो सकता है, जरूरी नहीं कि दो ही होगा। आपको हम जो पढ़ा चुके हैं बहुत सारा, जैसे फिनोल का ही कई था, नाइट्रोबेंजीन का कई था, बहुत सारा बना सकते हैं। तो यहां पर जितना पॉसिबल होगा उतना ही ना बनाएंगे। तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका एनर्जी, क्या क्या चीज का एनर्जी लेंगे? हाइब्रिड स्ट्रक्चर का एनर्जी, हाइब्रिड स्ट्रक्चर का रिजोनेंस हाइब्रिड का एनर्जी, और इसमें से रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी लेना है। लेकिन सभी तरह का रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का नहीं, जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका एनर्जी लेंगे और उसका डिफरेंस कर देंगे, उसका अंतर कर देंगे, और जो वैल्यू आएगा वही कहलाएगा रिजोनेंस एनर्जी। वही क्या कहलाएगा? रिजोनेंस एनर्जी। एक बार फिर से इस दोनों में आप जान गए कि यह सबसे अधिक स्टेबल है तो इसका एनर्जी का मान कम होगा, तो जो मोर स्टेबल होगा उसमें एनर्जी कम होगा। तो जो मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो यह है, और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये तो जान रहे हैं कि ये रिजोनेंस हाइब्रिड है। तो रिजोनेंस हाइब्रिड का तो एनर्जी और भी कम, इस दोनों के तुलना में भी कम होगा। तो अभी सब बात बताते हैं। तो रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसकी एनर्जी, दोनों का जो डिफरेंस होगा, एनर्जी डिफरेंस, उसी को कह देते हैं रिजोनेंस एनर्जी। क्लियर? कोई तकलीफ? ठीक है, आइए तो देखा जाए। तो हम लोग को यदि पूछ दे कि रिजोनेंस एनर्जी है क्या, तो क्या लिखेंगे रिजोनेंस एनर्जी के बारे में? रिजोनेंस एनर्जी के बारे में क्या लिखेंगे? एनर्जी डिफरेंस between hybrid resonating structure and more stable resonating structure is called रिजोनेंस हाइब्रिड। यही क्या कहलाएगा? रिजोनेंस हाइब्रिड कहलाएगा। इट्स कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड, यही कहलाएगा रिजोनेंस हाइब्रिड। दिमाग में सेट कर लीजिए। किसका एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए? ओह, रिजोनेंस हाइब्रिड नहीं, रिजोनेंस एनर्जी, सॉरी। इट्स कॉल्ड रिजोनेंस एनर्जी, रिजोनेंस एनर्जी। हिंदी वाले बच्चे का भी लिखते हैं बाबू, 2 मिनट रुकिए ना। तो किसका एनर्जी का डिफरेंस होना चाहिए, किसके किसके बीच का? तो हाइब्रिड रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर और ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से जो सबसे अधिक स्टेबल होगा उसका, दोनों का डिफरेंस। ठीक है, जैसे यहां पर अब जरा सा देखिए, अभी हिंदी भी लिखते हैं, हिंदी भी लिख ही देते हैं। तो कहां लिखा जाए हिंदी? तो ये सब बात तो उतना लिखने का जरूरत है नहीं, हम यहां तुरंत छोटा कर देंगे और लिख देंगे, आप चिंता नहीं कीजिए। ये देखिए हटाए, ये हटाए, ठीक है, यहां पर इसको भी हटाए, लिख देते हैं ना, आपको सब चीज लिख देते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए कि आपका कट गया, कुछ नहीं कटा है। 2 मिनट धैर्य रखिए। ये क्या है? इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। बोथ आर इक्वल स्टेबल, बोथ आर इक्वल स्टेबल मींस दोनों समान रूप से अस्थायी है। क्यों दोनों समान रूप से अस्थायी है? क्योंकि दोनों में स्टेबिलिटी का कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, ये बात जान रहे हैं। तो अब हमको जरा सा हिंदी वाले बच्चे का लिखना है, तो यही चीज यहां पर हम लिख देते हैं। आप लोग क्या करेंगे, इस चीज के बाद ये इंग्लिश वाले की जगह हिंदी वाला यहां पर नोट कर लेंगे, ठीक है। तो हम जरा सा लिखे बच्चों, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो रिजोनेंस हाइब्रिड एवं
रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कर दें, पूरा क्लियर कट लिख दें, रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी एवं मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, थोड़ा पार्ट यहां आ गया, कि एनर्जी के अंतर को, एनर्जी के अंतर को क्या कहते हैं, रिजोनेंस एनर्जी कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं रिजोनेंस एनर्जी। ठीक है बच्चों, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो चलिए, हो गया, आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहां तक जब हो गया तो अब जरा सा यदि आपसे पूछ दिया जाए, यदि आपसे पूछ दिया जाए कि ये रिजोनेंस हाइब्रिड के बनने में ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर के रिजोनेंस हाइब्रिड बनाया, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलकर के रिजोनेंस हाइब्रिड बनाया, आपसे यदि कभी पूछ दिया जाए कि इस रिजोनेंस हाइब्रिड के बनने में ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है दोनों की कितनी भागीदारी है, तो चूंकि अभी बोले कि रिजोनेंस एनर्जी कहते किसको है, तो रिजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी और इस दोनों में से जो मोर स्टेबल है तो उसकी एनर्जी का डिफरेंस, तो आखिर इस दोनों में तो दोनों समान स्टेबल है, तो जब दोनों समान स्टेबल है तो दोनों की हिस्सेदारी समान होगा ना इसको बनने में, दोनों की हिस्सेदारी समान ना होगा रिजोनेंस हाइब्रिड बनाने में। क्यों? इसका जो एनर्जी होगा तो ये तो ठीक है कि इसका एनर्जी इस दोनों के तुलना में कम होगा, लेकिन आखिर ये रिजोनेंस हाइब्रिड जो है इसमें इस दोनों की हिस्सेदारी कितनी होगी, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों स्टेबिलिटी दोनों का समान है, दोनों इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो यदि इसकी 50% हिस्सेदारी होगी तो इसका भी 50%, क्योंकि दोनों समान रूप से अस्थायी है, और जब दोनों समान रूप से अस्थायी कभी पूछ दे कि रिजोनेंस हाइब्रिड में मैंने ऐसा दे दे क्वेश्चन, और उसके बाद बोल दे कि इस तरह के रिजोनेंस हाइब्रिड में रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर की हिस्सेदारी कितनी है, तो हम लोग बोलेंगे दोनों का इक्वल हिस्सेदारी है, 50-50 बोलिए, यानी दोनों बराबर है ना, तभी ना, क्योंकि दोनों का स्टेबिलिटी समान है तो दोनों का एनर्जी समान है, तो इस बार मोर स्टेबल नहीं मिला, दोनों मोर ही स्टेबल है ना, तो इसीलिए कोई भी ले सकते हैं, दोनों का बराबर हिस्सेदारी है यहां पढ़ने में, कोई तकलीफ। लेकिन अब यहां आ जाइए, तब फिर क्या बोलेंगे, इसका स्क्रीनशॉट आपका हो चुका है, अब नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं। यहां पर यदि पूछ दिया जाए तो ये देखिए, यह है हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड, रिजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है, यह है, और यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कैसा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो नॉन इक्विवेलेंट रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इस दोनों में से अगली बार क्या होगा, इस दोनों में से क्या होगा, ये रिजोनेंस हाइब्रिड तो ठीक है, लेकिन इस रिजोनेंस हाइब्रिड के बनने में इस दोनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, जरा बता दीजिए, इस दोनों में से किसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, इस दोनों में से किसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, बोलिए। इस रिजोनेंस हाइब्रिड में ये जो दो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसमें से किसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, एक का या दो का, जल्दी बताइए, एक का या दो का, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बताइए बच्चों, चलिए एक का हिस्सेदारी ज्यादा होगा, शाबाश। क्यों? एकदम यही तो सोचना है। कुछ बच्चे खाली फालतू चैटिंग करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वो भी इंटरेस्ट लीजिए। आप आए हैं ना क्लास करने, तो इंटरेस्ट लीजिए, कोशिश कीजिएगा समझने का, तब ना आप लोग जो एक दूसरे को प्रतिमा, उसको आकांक्षा, उसको, ठीक है, तो ऐसा अच्छा बच्चा बनिए, ठीक है, अच्छा बच्चा बनिए, ठीक है। चैटिंग में कभी कभी गप भी कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम जो चैटिंग का विरोधी है, ऐसा नहीं है। हम सिर्फ इसलिए बोलते हैं कि आपको हम जो बता रहे हैं हर बात को समझिएगा कैसे। यदि ध्यान चैट पर रहेगा कि हम कुछ लिखे, अब वो क्या हमारे उसका आंसर दे रहा है, तो फिर दिक्कत आप ही को ना होगा। तो आइए, तो बच्चों
एकदम क्लियर जवाब आप लोगों का आ रहा है कि भाई एक जो होगा इसकी हिस्सेदारी अधिक होगी। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग पढ़े रिजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं, तो रिजोनेंस हाइब्रिड। देखिए यहां रिजोनेंस हाइब्रिड, यहां देखिए, एवं मोर स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो अनेक होगा, उसमें जो अधिक स्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उसका दोनों का डिफरेंस रिजोनेंस एनर्जी होगा। तो जो मोर स्टेबल है वो यह है और यह लेस स्टेबल है। तो यदि मान लीजिए अब दोनों से रिजोनेंस हाइब्रिड तैयार हुआ तो ये जरूर है कि 50% से ऊपर इसका होगा तो 50% से इसका कम होगा, है ना। तो रिजोनेंस हाइब्रिड के बनने में जो हिस्सेदारी होगा तो इसका अधिक होगा और इसका कम होगा। ये बात समझ गए। तो इसीलिए डिफरेंस जो लेंगे किसके किसके बीच का लेंगे, रिजोनेंस हाइब्रिड और जो मोर स्टेबल होगा क्योंकि इसकी हिस्सेदारी अधिक होगी, ठीक है, तो उसका अंतर को ही हम लोग कहेंगे रिजोनेंस एनर्जी। क्लियर है? इसका जरा सा आप लोग ले लीजिए क्या, स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इस पर हम लोग बहुत ही धमाकेदार रूप से अब पढ़ेंगे जल्दी से। ये तो अभी रिजोनेंस एनर्जी क्या है वो जानकारी दे रहे थे, लेकिन अब मेन चीज अब शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए, हाँ, अनुनाद ऊर्जा, रिजोनेंस एनर्जी का हिंदी अनुनाद ऊर्जा होता है। और हिंदी चाहिए आपको, हिंदी चाहिए। अनुनाद कल वाले का हम नहीं जान रहे थे लेकिन इसका तो हम जान रहे हैं। अनुनाद ऊर्जा, रिजोनेंस एनर्जी का हिंदी होता है अनुनाद ऊर्जा। रिजोनेंस मींस अनुनाद, आप जानते हैं। आओ अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखो, तो सर अब तो यह तो जान गए, या तो हम जान गए कि रिजोनेंस एनर्जी किसको कहते हैं। इसकी एनर्जी और इस दोनों में जो मोर स्टेबल होगा उसकी एनर्जी को ही हम लोग के डिफरेंस को ही कह देंगे हम लोग रिजोनेंस एनर्जी। लेकिन ये रिजोनेंस एनर्जी हम लोग कैसे पता लगाएंगे? 4 स्ट्रक्चर दिया रहेगा, कैसे पता लगेगा किसका रिजोनेंस एनर्जी अधिक है, किसका रिजोनेंस एनर्जी कम है? तो डरना क्या है? जैसे स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए 5 बात बताए थे ना, स्टेबिलिटी ऑफ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए 5 बात बताए थे। वैसे ही किस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी वैल्यू अधिक होगा, किस रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एनर्जी का वैल्यू कम होगा, उसके लिए भी हम बता देते हैं। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? तो आइए हम लोग नेक्स्ट पेज ही डायरेक्ट चले जाते हैं, इसको छोड़ ही देते हैं, ठीक है। हाउ टू कैलकुलेट रिजोनेंस एनर्जी। हम आपके लेवल तक बता देते हैं एकदम कारण के साथ। रिजोनेंस एनर्जी आप कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको हम कुछ बात बता देते हैं, दिमाग में सेट कर लीजिए। रिजोनेंस एनर्जी निकालने के लिए कुछ बात बताएंगे, इसको दिमाग में सेट करना होगा, ठीक है। तो इसको बताने से पहले, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ नहीं लीजिएगा, इसको बताने से पहले आप सुनिए। कंपाउंड जो होता है वो देखिए, आप पहले जरा समझिए। एरोमेटिक, एलिफेटिक सब जानते हैं, लेकिन आपको जब कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिया रहे, ज्यादातर क्वेश्चन जो रहता है ना ऑब्जेक्टिव वगैरह में एरोमेटिक से रिलेटेड ज्यादा रहता है। रिजोनेंस वगैरह में चूंकि एरोमेटिक में रिजोनेंस बहुत आसानी से दिखता है, कई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाता है, तो ज्यादातर जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा वो एरोमेटिक से रिलेटेड ज्यादा मिलेगा। तो आपको हम जरा सा जानकारी दे रहे हैं। एरोमेटिक बोलिए या साइक्लिक रिंग बोलिए, साइक्लिक रिंग बंद चैन वाला। तो साइक्लिक रिंग से रिलेटेड जरा सा रिजोनेंस एनर्जी पर क्वेश्चन कुछ ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ साइक्लिक रिंग पर रहेगा, ओपन चैन पर भी रहेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले आइए जरा सा हम लोग साइक्लिक रिंग से ही काम तमाम करते हैं। पहले देखिए जरा सा, यदि साइक्लिक रिंग होगा तो उसमें भी कई तरह का होता है। एरोमेटिक होता है, एंटी एरोमेटिक होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। तो इस तरह से अब आपको जरा सा गौर करना होगा। देखिएगा एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहला काम क्या, एरोमेटिक यदि कंपाउंड है, एक सेकंड, रिजोनेंस एनर्जी ऑफ आर लिख देंगे तो चलेगा। रिजोनेंस एनर्जी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड, यदि कोई एरोमेटिक कंपाउंड है तो उसका रिजोनेंस एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। साइक्लिक रिंग में यदि कई साइक्लिक रिंग दिया है तब, अभी बताएंगे, अभी उदाहरण देंगे तब दिमाग में सेट हो जाएगा। तो यदि कई साइक्लिक कंपाउंड दिया, उसमें से बोल दे कि किसका अधिक होगा, तो यदि एरोमेटिक होगा तो उसका अधिक होगा। किसकी तुलना में? नॉन एरोमेटिक की तुलना में।
रिजोनेंस एनर्जी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, रिजोनेंस एनर्जी ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और इससे भी कम होगा एंटी एरोमेटिक का। ये एंटी एरोमेटिक क्या होता है वो भी बताएंगे भाई। रिजोनेंस एनर्जी ऑफ एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। सर एक नया ही चीज आ गया, ये क्या होता है एरोमेटिक? तो हम लोग सर थोड़ा बहुत सुने हैं। एरोमेटिक जैसे दिमाग में आता है सर बेंजीन रिंग आ जाता है दिमाग में। एरोमेटिक शब्द सुनते हैं बेंजीन रिंग दिमाग में आ जाता है। हम कहां बोल रहे हैं, नहीं बेंजीन भी एरोमेटिक है। लेकिन आइए एरोमेटिक को पकड़ने के लिए हम लोग 11th में जब पढ़ रहे थे तो एरोमेटिक का पहचान बताए हैं, ठीक है। लेकिन हम आज थोड़ा कुछ नए तरीके से भी शॉर्ट टेक्निक भी बता देंगे। पहले जो पढ़े हैं वो बता देते हैं। 11th में जो आप पढ़े हैं एरोमेटिक पकड़ने का तरीका, हकेल रूल वगैरह याद आ रहा है, तो वह सब बता देते हैं पहले, और उसके बाद जो बच्चा नहीं पढ़ेंगे तो उसको भी थोड़ा सा बताना। उसके बाद यदि उससे भी नहीं होगा तो हम ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के व्यू से हम कुछ शॉर्ट टेक्निक बता देंगे एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, ठीक है, नॉन एरोमेटिक पकड़ने के लिए। उसके लिए आपको सोचना नहीं है। लेकिन यह दिमाग में पहले रख लीजिए, यदि तीनों तरह का कंपाउंड, अब है क्या भी बताएंगे, लेकिन यदि ये तीनों तरह का कंपाउंड मिल जाए, कैसा कैसा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, तो ये तीनों यदि होगा, एग्जांपल लेंगे यार, पहले रुको ना। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा एरोमेटिक का रिजोनेंस एनर्जी अधिक होगा। तो आइए पहले हम लोग इसको छोड़ते हैं और थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन पहले कर लें। अब वहीं पर रोक दिए उसको वहीं पर रोकेंगे और आज उसको क्लियर कर लेंगे, तब फिर और सेकंड थर्ड फोर्थ कल चलेंगे। अब आइए जरा सा हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ले लें, कॉन्सेप्ट अबाउट एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। इसका जरा सा कॉन्सेप्ट ले लीजिए। आप पहले से कुछ बात जानते हैं, कुछ बात नहीं जानते, और इसको एक स्पेशल क्लास भी करेंगे इसका, लेकिन अभी जरूरत है। इसका एक स्पेशल क्लास भी करेंगे, लेकिन अभी जरूरत है, इसलिए हम लोग जरूरत के हिसाब से ही पढ़ेंगे। अभी हम लोग रिजोनेंस एनर्जी ना शुरू कर दिए, तो रिजोनेंस एनर्जी पढ़ेंगे, इसका एक अलग लेक्चर चलेगा, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग बाद में, लेकिन उस समय में जब जरूरत होगा तो इसको भी वहां ले आएंगे, लेकिन वहां स्पीड में बता देंगे। इसको दिमाग में रखना होगा। तो सबसे पहला काम हम लोग एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पहले बता देते हैं। एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पहले बता दे, तब हम लोग पढ़ेंगे नॉन एरोमेटिक का। यहां देखिए फॉर एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक। हम पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए पहले बताते हैं कि एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड आप कैसे पकड़ेंगे। यह दिमाग में सेट कीजिए, फिर एंटी एरोमेटिक तुरंत बता देंगे, ठीक है। तो पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का पहचान, पहला पहचान कि वह साइक्लिक हो। पहला पहचान कि वह साइक्लिक कंपाउंड हो। साइक्लिक जानते हैं, बंद चैन, चाहे वो ये हो, चाहे वो यह हो, कुछ भी हो, लेकिन साइक्लिक हो, ठीक है। अब साइक्लिक से सिर्फ काम नहीं चलेगा, लेकिन यह बात दिमाग में आ गया कि यदि साइक्लिक है तो वह एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक होने की संभावना है। नॉन एरोमेटिक भी एक है, अभी नॉन एरोमेटिक टच नहीं किया, लेकिन पहला बात आप जान गए कि साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा बात, एक ही प्लेन में, ये प्लेन पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो। भूल गए कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग, यानी यार कंजुगेशन पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस, पी ऑर्बिटल, एक ही प्लेन में पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग, भूल गए लगता है। नहीं, यदि होगा तब ना रिजोनेंस होगा। तो ये चीज ध्यान, अभी रिजोनेंस से हमको मतलब है ना, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, यदि एक ही प्लेन में, ये एक ही प्लेन है, एक ही तल पर है, एक्स वाई एक्सिस पर है, यहां पर जेड कहां है, तो एक ही प्लेन में है, तो एक ही प्लेन पर पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है, तो ये हो सकता है कि कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो। अभी रुकिए, अभी आपको कुछ नहीं करना है। यहां देखिए यहां एक ही प्लेन में यदि आपको पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग है, तो हो सकता है कि वह या तो एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो। यहां भी देखिए,
क्या देखे तो यहां देखिए पाई सिग्मा पाई, यानी यहां भी तो पी ऑर्बिटल है ना, है या नहीं है? कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग होगा पी ऑर्बिटल का, ओवरलैपिंग दिमाग में है ना, बता चुके हैं, बेंजीन का ओवरलैपिंग बताए थे, तो ये ओवरलैपिंग वगैरह हम पहले ही बता चुके हैं भाई। तो एक ही प्लेन में पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो, और यदि एक ही प्लेन में पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो तो ऑटोमेटिक है पाई बॉन्ड अल्टरनेट आएगा, अल्टरनेट, क्योंकि ये दोनों ओवरलैप करेगा तो ये दोनों करेगा तो ये दोनों अल्टरनेट आएगा। सब बता चुके हैं, बेंजीन का रिजोनेंस वगैरह सब बता चुके हैं। अब यदि आप भूलते चले तब फिर दिक्कत है। तो यानी कंटिन्यूअस, ये सब आप भूल जाइएगा ना, हम ट्रिक बताएंगे, हम बोले हैं ना कि हम एक ट्रिक भी बता देंगे, अभी बोले हैं ना थोड़ा देर पहले कि हम ट्रिक भी बताएंगे, तो ये सब भूल जाइएगा आप, पहले जान तो लीजिए, हकीकत तो जानिए, हकीकत जान लीजिए तब ट्रिक बता देंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, ये सब उतारना नहीं है, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल इन ए प्लेन, इन ए प्लेन, एक समतल प्लेन, वही हुआ, एक समतल पर पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो, कंटिन्यूअस लगातार, कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग हो, लिख दिए हिंदी, कोई दिक्कत नहीं, नहीं भी लिखते तो चलता। ठीक है, आप इतना नहीं दिमाग में रखना चाहते हैं, शॉर्टकट, अभी तो हम पूरे बात को पहले समझा देते हैं, तब उसके बाद हम बोले ट्रिक देंगे। शॉर्टकट ऐसे समझिए, एक तो साइक्लिक कंपाउंड हो, साइक्लिक कंपाउंड हो, दूसरा अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, आप ऐसे अल्टरनेट पाई बॉन्ड, अल्टरनेट मैंने एक छोड़ कर, देखिए ये है तो यहां छोड़ दिए फिर यहां, ऐसा हो जाए, ये सब शॉर्टकट ऐसे दिमाग, इसको यदि दिमाग में नहीं ऐसे पढ़ाया हुआ है तो आपके दिमाग में आना चाहिए, लेकिन यदि आपको लगता है तो आप ऐसे अल्टरनेट, ठीक है, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे मेन और फेमस बात जो है वो ये है बच्चों, ये हम लिखते तो हैं लेकिन इस चीज को हम नेक्स्ट पेज में समझाएंगे। ठीक है, फॉलो हकेल रूल, ध्यान दीजिएगा, एकदम गप नहीं करना है, फॉलो हकेल रूल, हकेल रूल का पालन करता हो। ये हकेल रूल एरोमेटिक कंपाउंड में हम बताए हैं, बेंजीन वगैरह का स्ट्रक्चर जब बता रहे थे 11th में तो वहां जानकारी दिए हैं। फॉलो हकेल रूल, हकेल रूल को फॉलो करता हो। तो सर ये हकेल रूल क्या है, एक बार रिपीट कर दीजिए, हम लोगों में कुछ बच्चे पढ़े हैं कुछ भूल भी गए हैं, तो सबको हो जाएगा तुरंत। जब तक यह नहीं जानिएगा तो हम रिजोनेंस एनर्जी की जानकारी आपको नहीं दे सकते हैं। देखिए रिजोनेंस एनर्जी आपका इंतजार कर रहा है, क्या है, हाउ टू कैलकुलेट रिजोनेंस एनर्जी। और इसमें बोले हैं कि सबसे पहले यदि कई कंपाउंड दिया हो, और क्यों यही फर्स्ट लिए, फर्स्ट वाला यही दिमाग में क्यों लिए, क्योंकि क्वेश्चन जो रहता है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव वो एरोमेटिक टाइप के क्वेश्चन ज्यादा रहता है, मैंने सॉरी साइक्लिक टाइप का क्वेश्चन ज्यादा रहता है। और साइक्लिक टाइप का यदि ऑब्जेक्टिव होगा तो उसमें 3 तरह का साइक्लिक हो सकता है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो उसमें से किसका होगा, तो एरोमेटिक का ज्यादा, नॉन एरोमेटिक का उससे कम, और एंटी एरोमेटिक का सबसे कम। लेकिन सर ये है क्या, वही जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो भाई अभी कुछ नहीं किए हैं, तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक दोनों पकड़ने का तरीका साथ साथ बता रहे हैं। लेकिन यहां तो ये तीनों बात सब में आ गया, सब में आ गया, यानी एरोमेटिक हो या एंटी साइक्लिक तो होगा ही, ऐसे ऐसे नॉन एरोमेटिक भी साइक्लिक होगा, उसको भी छोड़ दीजिए। कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग और पी ऑर्बिटल का दोनों में होगा, और हकेल रूल को फॉलो करें। अब ये हकेल रूल क्या है, हकेल रूल दोनों में अलग अलग है, इसको जान लीजिए, तुरंत आप अलग कर लीजिएगा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, और उसके बाद ट्रिक बता देंगे। तो हकेल रूल लिख तो दिए, नेक्स्ट पेज में चलते हैं, हकेल रूल बता देते हैं। हकेल रूल, हकेल रूल बताने जा रहे हैं, देखिएगा। हकेल रूल पहले किसके लिए बताएं, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड का हकेल रूल क्या है, हकेल रूल में क्या है कि यदि किसी कंपाउंड में, फॉर एरोमेटिक कंपाउंड हम बताएंगे, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, प्रेजेंट 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यदि किसी कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो वह एरोमेटिक कंपाउंड होगा।
बता रहे हैं यार, रुको ना अभी, ये सर 4n+2 पाई क्या हुआ, नहीं समझ में आया, तुरंत 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 सब बताएंगे। और फिर एंटी एरोमेटिक का नेक्स्ट पेज में ले लेंगे, पहले इसी को समझ लीजिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो वह क्या होगा, एरोमेटिक होगा। तो n के जगह पर क्या ले सकते हैं, जैसे देखिए लेट n=2 हम ले लेंगे 0, n=1 ले लेंगे, n=2 ले लेंगे, n=3 लेते चलिए, आपको जो जो लेना है। हम n=1 0 भी लेंगे, n=0 भी लेंगे, आपका यह भी इच्छा हम पूरा करेंगे। हम 2 मिनट के बाद लेंगे, 2 मिनट के बाद लेंगे, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। 0 लेते हैं, एकदम लेंगे। अब चलिए n= हम लोग 1 ले लेते हैं पहले। n= यदि 1 बैठाते हैं तो यहां देखिए 4 × 1 4 + 2 यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन। जैसे n= आपने 1 लिया, n=1 लेने के साथ ही आप जान गए कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन न भाग लेता है, एक बॉन्ड बनने में 2 इलेक्ट्रॉन न भाग लेगा। इलेक्ट्रॉन का एक पेयर से मिलकर के माने एक बॉन्ड न बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के। तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन बने, 2 पाई इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो फिर दूसरे 2 पाई इलेक्ट्रॉन से फिर दूसरा बॉन्ड, तो इस तरह से 3 पाई बॉन्ड होगा। यदि 3 पाई बॉन्ड मिल गया, n=1 ले लिया, और यदि देखिए टोटल हो गया 6 पाई, तो 6 पाई क्या, इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तुरंत बच्चों थोड़ा सा पाई इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, 6 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 6 पाई माने 3 पाई बॉन्ड। तो देखिए क्या क्या है, क्या क्या एरोमेटिक के लिए क्या क्या चाहिए भाई, तो पहला साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा पी ऑर्बिटल का कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग, यानी कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग मतलब वही अल्टरनेट होना चाहिए पाई बॉन्ड। और हकेल रूल तो बोल ही रहा है कि इसमें कितना पाई बॉन्ड होगा वो बता देगा, तो ये लीजिए वही बता रहा है। तो पहला बोला क्या, पहला बोला क्या कि साइक्लिक होना चाहिए। देखिए पहला बोला है साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक कंटिन्यूअस ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल, यानी वही पी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा कंटिन्यूअस, तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो ये बात आप जान रहे कंजुगेशन वाला में। तो यहां पर चलिए, और कितना पाई बॉन्ड है, 3, तो ओवरलैपिंग हुआ, ओवरलैपिंग हुआ, ये देखिए यहां, तो ये क्या हुआ, ये एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, या एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, बेंजीन क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। इसमें एकदम दिमाग में रखना है, ठीक है। आइए n=2 लेकर के देख लीजिए आप, n=2 लेकर के देख लीजिए। तो देखिए, तो n=2 लेते हैं तो क्या होता है, कितना, तो 2 चौके 8, 2 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। 10 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, कितना बताइए, 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कितना होना चाहिए, 5, हम सब बताएंगे, 0 भी बताएंगे, हम बोले हैं ना। तो चलिए, तो हम लोग जरा सा देखते हैं बच्चों, देखिएगा यहां जरा सा समझना तो होगा भाई। एक बात बताने के लिए दूसरे बात की ओर जाना पड़ता है, और समय नहीं मिलेगा तो हम क्या करें। ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनिक को मजाक बना के रख दीजिएगा कि हम मीथेन इथेन ही सर सिर्फ पढ़ा दीजिए, तो हमसे नहीं होगा। यहां देखिए, ठीक है, वो पढ़ना जरूरी था 11th में, हम पढ़ा चुके हैं। वीडियो अवेलेबल आपके ऐप पर, हम वीडियो दिए हुए हैं, आप लाइव खोजिएगा फिर से। 12th में तो संभव नहीं ना, वो दे करके हम व्यूज बढ़ा करके क्या करेंगे, हमको व्यूज का शौक नहीं है। हमको अपना कोर्स से मतलब है, रियल पढ़ाई से मतलब है। प्लीज पढ़िए, प्लीज पढ़िए, बार बार बोल रहे हैं। हमारे पास अच्छा बच्चा तो अच्छा हो ही जाता है, जनरल बच्चा भी हो सकता है, बशर्ते वो क्लास करेगा तब। और जब जब ये ऑनलाइन वाला सिस्टम आया है, तब तब ही मार्केट में ये परेशानी आया बच्चों के साथ, ठीक है। भागलपुर बदनाम होके रह गया है, भागलपुर बदनाम हो गया, क्या बोलेंगे, इतना फोन आ रहा है कि बदनाम हो गया है, ठीक है। खैर छोड़िए, आइए ये देखिए बच्चों, ये कंपाउंड देख रहे हैं, ये कंपाउंड देख रहे हैं, देखिए जरा सा, 1 2 3 4 5 अल्टरनेट है ही। देखिए पाई, सिंगल पाई, सिंगल पाई, सिंगल है ना, वहां भी है। तो देखिए ये इसका नाम है नेप्थेलीन, नाम सुने होंगे, नेप्थेलीन का तो नाम आप लोग सुने हैं, नेप्थेलीन है ना।
नेप्थेलिन। और देखिए इसमें 5 पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 पाई बॉन्ड है। तो यह भी क्या है, एरोमेटिक है। एकदम ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है, वेरी गुड। चलिए